क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, मंथ और वीक्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगी और हीलिंग का प्रोसेस साइड बाय साइड चलेगा। सबसे पहले ये होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही थी, चलते चलते वो हील नहीं हुई और हमारे पास जो है क्रॉनिक बन गई। परसिस्टेंस स्टिमुलस मिलता रहा, यहाँ बार बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती रही, उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ऐसा लो ग्रेड स्मॉल्डरिंग रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब बगैर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कॉजेज क्या है? परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो, कोई भी माइक्रोब लाइक टीबी, ट्यूबरकुलर बेसिलाई वायरस वगैरह जो हैं वो हमारे पास बार बार आते रहे, परसिस्टेंटली रहें। इम्यून रिएक्शन हो जाए, कोई बॉडी का ऑटोइम्यून डिजीजेज, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और बिनाइन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस एलर्जी जो कॉज करें। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर और एक्सोजिनस टॉक्सिक एक्सोजिनस सब्सटेंसेस लाइक सिलिका और लिपिड वगैरह, एंडोजिनस सब्सटेंसेस, लिपिड से एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आएगी, सिलिका से पल्मोनरी सिलिकोसिस की। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं कि हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस, एडिमा और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती है उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल आएंगे, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आते हैं। एक्यूट में कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल। टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास परसिस्टेंट इंजरी या इन्फ्लेमेशन की वजह से होती रहती है और कनेक्टिव टिश्यू की रिप्लेसमेंट होती है, अटेम्प्ट्स एंड हीलिंग्स, मतलब सेल भी आते हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होती है, साथ में हीलिंग का प्रोसेस भी चल रहा होता है जिसके अंदर वेस्कुलर प्रोलिफरेशन, एंजियोजेनेसिस वगैरह और फाइब्रोसिस हो जाती है। मैक्रोफेजेस का रोल क्या है? मैक्रोफेजेस जो है वो डोमिनेंट सेलुलर प्लेयर होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। मैक्रोफेजेस जो हैं वो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स से ही डिराइव होते हैं, ब्लड के अंदर मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं, जब वो टिश्यू में रिलीज होते हैं तो उसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। टिश्यू में कैसे रिलीज होते हैं? बाय द कीमोकाइंस की वजह से ये एंडोथेलियम को क्रॉस करते हैं, टिश्यू में आते हैं, टिश्यू में आके ये हमारे पास मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, फेगोसाइटिक। मैक्रोफेजेस जो हैं वो हमारे पास एक्टिवेट होते हैं थ्रू द साइटोकाइंस। साइटोकाइन कौन से? इम्यून सेल्स, इम्यून एक्टिवेटेड टी सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट्स, वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गैमा, IFN गैमा, और बाय नॉन इम्यून फैक्टर लाइक एंडोटॉक्सिन वगैरह, इनकी वजह से हमारे पास स्टिमुलस जाएगा, इंटरफेरॉन गैमा और इंटरल्यूकिन 4 और जो है ये हमारे पास रिलीज होंगे। मैक्रोफेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे बाय द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर और इनकी माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी यानी कि बैक्टीरिया को किल करने की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देगी और वूंड रिपेयर का प्रोसेस और स्टार्ट हो जाएगा बाय द प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर्स और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह प्रोड्यूस होगा और एंजियोजेनेसिस होगी। एंजियोजेनेसिस के अंदर ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगे। ऑल्दो हमारे पास मैक्रोफेज प्रोडक्ट जो हैं वो होस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं होस्ट डिफेंस के लिए। ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं और प्रोटीएसेस जो कि डिग्रेड कर देते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। शॉर्ट लिव्ड इन्फ्लेमेशन में हमारे पास इनिशियली क्या होता है, इनिशियल स्टिमुलस की अगर क्लियरेंस हो जाए तो क्विकली जो है मैक्रोफेजेस डाई ऑफ कर जाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं वाया लिम्फेटिक्स। लेकिन अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो मैक्रोफेजेस की एक्युमुलेशन मुसलसल रहती है जिसकी वजह से हमारे पास क्योंकि मुसलसल मोनोसाइट जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं ब्लड वेसल से और लोकल प्रोलिफरेशन के जरिए। कुछ अदर सेल्स जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में उनमें हमारे पास लिम्फोसाइट में स्पेशली टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारे पास इंटरफेरॉन गैमा रिलीज कराते हैं जो कि एक्टिवेट कराते हैं मैक्रोफेजेस को। इसके अलावा प्लाज्मा सेल होते हैं जो कि हमारे पास टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो फॉरेन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। इओसिनोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स हैं वो इम्यून रिएक्शन मीडिएट कराते हैं बाय IgE और पैरासिटिक इन्फेक्शन। उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट जो है वो इओटैक्सिन और CC कीमोकाइन जो है इस पर डिपेंड कर रही होती है। इओसिनोफिल के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन MBP और केटाइनिक मॉलिक्यूल है। ये टॉक्सिक पैरासाइट जो है जो कि टॉक्सिक होता है पैरासाइट के लिए और उनको लाइज करता है मेमेलियन एपिथेलियम को। इसके अलावा मास सेल होते हैं, मास सेल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्राइमरीली एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे पास सरफेस रिसेप्टर FC पोर्शन होता है IgE का, ये एक्सप्रेस करते हैं। एक्यूट रिएक्शन के अंदर स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो IgE एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करते हैं जिससे मास सेल डिग्रेनुलेशन हो जाती है और मीडिएटर रिलीज होता है हिस्टामिन और यही रिस्पॉन्स है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन ऑफ फूड्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इंसेक्ट वेनम और ड्रग्स के लिए भी यही रिएक्शन होता है। एक्टिवेटेड मास सेल जो है वो स्क्रीट करते हैं बहुत सारे कीमोकाइंस जो कि प्रो और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर टिश्यू मोनोसाइट जो हैं वो हमारे पास थ्रू डायबिटीज बाहर आएंगे तो टिश्यू मैक्रोफेजेस बनेंगे। टिश्यू मैक्रोफेजेस कैसे बन रहे हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कौन कराएगा? इम्यून सेल के अंदर टी सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे इंटरफेरॉन गैमा टिश्यू मैक्रोफेजेस को एक्टिवेटेड करेंगे और इंटरल्यूकिन 4 द साइटोकाइंस के अंदर। इससे हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन और टिश्यू इंजरी होगी। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रोजन स्पीशीज, प्रोटीएजेस, साइटोकाइंस, कोएगुलेशन फैक्टर, मेटाबोलाइट्स, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन कराएंगे टिश्यू में और टिश्यू इंजरी कराएंगे। रिपेयर कौन कराएगा? ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन, एंजियोजेनिक फैक्टर FGF और रीमॉडलिंग कोलेजिनेसिस, ये हमारे पास रिपेयर कराएंगे। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस दो तरह के काम करेंगे।
इसके बाद हमारे पास है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमेटस हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक टाइप है जिसके अंदर हमारे पास एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस जो है उसकी अकोमुलेशन हो जाती है। फोकल अकोमुलेशन ऑफ एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस को हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। माइक्रोफेजेस जो है एक्टिवेट होते हैं और इसको रिफ्लेक्ट करते हैं बाय द इनलार्जमेंट और फ्लैटनिंग ऑफ सेल, सो कॉल्ड एपिथेलॉइड माइक्रोफेजेस। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, नोड्यूल्स ऑफ एपिथेलॉइड माइक्रोफेजेस इन द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आर सराउंडेड बाय द कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट एलाबोरेटिंग द फैक्टर्स इंक्लूडिंग द माइक्रोफेज एक्टिवेशन। इसमें ये होता है कि हमारे पास दरमियान में एपिथेलॉइड सेल होते हैं। एपिथेलॉइड सेल के साथ हमारे पास लिम्फोसाइट का कॉलर होता है और मैक्रोफेजेस जो है फ्यूज करके मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल बना देते हैं। ओल्डर ग्रैनुलोमास के अंदर जॉइंट सेल प्रेजेंट होते हैं और ओल्डर ग्रैनुलोमास के ऊपर फाइब्रोसिस का भी रिंग होता है। इसके अलावा हमारे पास है फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा और इम्यून ग्रैनुलोमा। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा जो है वो हमारे पास इनसाइड होते हैं बाय द पार्टिकल जो कि रेडिली फेगोसाइटोज नहीं हो सकते, लाइक सुचर और टैल्क वगैरह। इधर हमारे पास सिंगल मैक्रोफेज जो है वह रेडिली फेगोसाइटोज बाय सिंगल फाइव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो कर सकते। इम्यून ग्रैनुलोमा जो है वो इम्यून मीडिएटेड टी सेल्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और पुअरली डिग्रेडेबल एंड्रोजन होते हैं। इंटरफेरॉन गैमा जो एक्टिवेटेड टी सेल से प्रोड्यूस होता है कॉज करता है मैक्रोफेज की ट्रांसफॉर्मेशन एपिथेलॉइड सेल के अंदर और फॉर्म कराता है मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल। प्रोटोटिपिकल इम्यून ग्रैनुलोमा जो है वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है और केजियस नेक्रोसिस सेंटर में प्रेजेंट होती है। लाइक अभी ये क्या है, हमारे पास सेंटर में होगी केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस के बाद यहाँ पे हमारे पास एपिथेलॉइड सेल होंगे, कुछ सेल जो हैं वो जॉइंट सेल होंगे और साइडों पे अगर ये ओल्ड ग्रैनुलोमा है तो स्कार मार्क बना हुआ होगा। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है वो डिस्टिंक्टिव इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। रिलेटिवली फ्यू इंपॉर्टेंट पॉसिबल कॉजेस की वजह से हो सकता है। एटियोलॉजी क्या है, इन्फेक्शियस हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, इनऑर्गेनिक हो सकती है। इन्फेक्शियस के अंदर टीबी है, लेप्रोसी है, सिफिलिस है, कैट स्क्रैच है, शिस्टोसोमियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है। इन्फ्लेमेटरी के अंदर टेम्पोरल आर्थराइटिस है, क्रॉनिक सार्काइडोसिस है, इनऑर्गेनिक के अंदर सिलिकोसिस और ब्रिलियोसिस है। सिस्टेमिक इफेक्ट क्या आएंगे इन्फ्लेमेशन के, हमारे पास सिस्टेमिक चेंजेस आएंगे। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, इस सारे को हम इकट्ठा कहेंगे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, और अगर स्वेयर केस होगा तो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम सर्स। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पॉन्स टू द साइटोकाइन। डिफरेंट साइटोकाइंस की वजह से जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट और इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई जो हैं उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसकी वजह से ये हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक सिम्टम्स आ रहे हैं। फीवर हो जाएगा, फीवर कितना होगा, when the temperature elevation 1 to 4 degree centigrade is produced in response to the pyrogen। पायरोजन जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस में एंडोटॉक्सिन रिलीज जो है वो स्टिमुलेट करेगा इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को, वो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करेंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर PGE2 जो है वो इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर सिग्नल साइक्लिक EMP वो टेम्परेचर के सेट पॉइंट को बढ़ा देगी जिसकी वजह से हमारे पास एस्प्रिन जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, फीवर हो जाएगा। अब हम एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन क्या करती है, रिड्यूस करती है फीवर को बाय इनहिबिटिंग द साइक्लोऑक्सीजनेस एक्टिविटी। साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस खत्म हो जाती है, फीवर रिजॉल्व हो जाता है। एक्यूट फेज प्रोटीन होती हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, सेंसाइज होते हैं लिवर के अंदर और ये हमारे पास जो है इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई इंटरल्यूकिन 6 और सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह जो है इसके एग्जांपल हैं। फाइब्रिनोजन और सीरम माइलेट ASAA, CRP और SA जो है वो माइक्रोबियल सेल को बाइंड करती हैं, सेल वॉल को, और ऑप्सनिन और कंप्लीमेंट फिक्सेशन कराती हैं। इसके बाद ये हमारे पास हेल्प कराती हैं क्लियर द नेक्रोटिक सेल न्यूक्लियाई और मोबिलाइज करती है मेटाबॉलिक स्टोर्स को। फिब्रिनोजन अगर एलिवेटेड हो तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट जो हैं वो एग्रीगेट करेंगे और वहाँ पे एरिथ्रोसाइट की हो जाएगी सेडिमेंटेशन। ये हमारे पास एक्स विवो यानी कि बॉडी के बाहर अगर हम टेस्टिंग करें तो उसके अंदर हमें हेल्प करती है। इसके अलावा हेप्साइडन होता है, हेप्साइडन एक्यूट फेज रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए इंट्रासेलुलर आयरन स्टोन के लिए, आयरन स्टोर्स के लिए। क्रॉनिकली अगर हेप्साइडन एलिवेट हो जाए तो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है जैसे कि एनीमिया के अंदर होती है विद द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यानी कि हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन आ गई, SAA आ गया, ये हमारे पास माइक्रोबियल सेल को बाइंड करेगा, उसको फिक्स कर देगा, इसी वजह से हमारे पास एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरी हमारे पास क्या है, फाइब्रिनोजन अगर एलिवेट होंगे तो एरिथ्रोसाइट की एग्रीगेशन हो जाएगी, आरबीसी सेडिमेंट हो जाएंगे। तीसरी है हेप्साइडन जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी कॉज कराएगी। इसके अलावा हमारे पास है ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब वाइट ब्लड सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा पेरिफेरल ब्लड के अंदर, और ये हमारे पास जो है बोन मैरो के अंदर से इसका एक्सेसिव रिलीज कराएगा। बोन मैरो से हमारे पास इमेच्योर न्यूट्रोफिल जो है वो ब्लड के अंदर शिफ्ट होंगे। प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन की वजह से बोन मैरो की प्रोलिफरेशन जो है वो बोन मैरो प्रिकसर की हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज CSF कोलोनिक स्टिमुलेटिव फैक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट का काउंट जो है वो 15,000 से 20,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर जो नॉर्मल था वहाँ से हाई लेवल पे चल जाएगा 40,000 से 1 लाख तक सेल्स माइक्रोलीटर के अंदर आएगा। ल्यूकेमाइड रिएक्शन कहते हैं इसको। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो टिपिकली न्यूट्रोफिल के नंबर न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो है वो लिम्फोसाइट को बढ़ाते हैं। पैरासिटिक जो है वो इओसिनोफिल को, बैक्टीरियल न्यूट्रोफिल को, वायरल जो है वो लिम्फोसाइट को, पैरासाइट जो है वो इओसिन्स को। अदर मैनिफेस्टेशन के एक्यूट फेज रिस्पॉन्स की इसके अंदर हमारे पास BP
और पल्स जो है वो इंक्रीज होती है, स्वेटिंग डिक्रीज होती है और डीप वेस्कुलर बेड। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो डाइवर्टेड होता है क्यूटेनियस स्किन से डीप वेस्कुलर बेड तक चला जाता है और ताकि हीट लॉस कम हो, राइगस स्टिल्स, एनोरेक्सिया होता है और सोमनोलेंस यानी कि नींद आती है और मेलीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सब के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे साइटोकाइंस के इफेक्ट की वजह से राइगस स्टिल्स, एनोरेक्सिया वगैरह होता है। स्वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और एंडोटॉक्सिन जो है वो ब्लड के अंदर आएगा। ब्लड के अंदर जब आएगा तो हमारे पास सेवरल साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 इनका हाई लेवल होगा। इनका हाई लेवल होगा तो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायड बनेगा। क्लिनिकल ट्रायड के अंदर क्या होता है? डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा और कार्डियक फेलियर, कार्डियोवेस्कुलर फेलियर होगा। सेप्टिक शॉक को हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायड। इसके अंदर क्या होता है? डीआईसी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, सीबीएस डिसऑर्डर्स। एंड द लास्ट वन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा डिफेक्टिव या एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन का? डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन जो है वो टिपिकली रिजल्ट करेगा हमारे पास डिले वुंड हीलिंग और टिश्यू डैमेज के अंदर डिले रिपेयर जो है अगर होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर डैमेज टिश्यू और डेब्रिस वगैरह जो है वो क्लियरिंग डैमेज टिश्यू एंड डेब्रिस इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्टिमुलस टू गेट रिपेयर प्रोसेस स्टार्टेड। अगर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस। इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है कैंसर में, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, अल्जाइमर्स वगैरह के अंदर और फाइब्रोसिस, पैथोलॉजिकल डिजीजेस के अंदर हमारे पास रोल प्ले करती है इन्फ्लेमेशन।